देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में ना एक बहुत मशहूर कहावत है कि जो बंगाल आज सोचता है वो पूरा भारत कल सोचता है। पर सवाल यह है कि क्या ये बात आज भी उतनी ही सच है? क्योंकि देखिए, एक जमाना था जब बंगाल का मतलब होता था टैगोर, सत्यजीत रे, नेताजी। लेकिन आज आज बंगाल का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एसएससी स्कैम, बेरोजगारी, संदेश खाली। तो चलिए आज इसी बदलती तस्वीर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यही है वो मशहूर कहावत। ये उस दौर की बात है जब बंगाल सच में देश का बौद्धिक और सांस्कृतिक लीडर हुआ करता था। मतलब चाहे आर्ट हो, लिटरेचर हो या फिर कोई सोशल या पॉलिटिकल रिफॉर्म, बंगाल ही पूरे देश को रास्ता दिखाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या आज भी बंगाल भारत को कोई दिशा दिखा रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने ही शानदार अतीत की परछाई में कहीं गुम हो गया है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सबसे पहले बंगाल के उस शानदार अतीत को याद करना जरूरी है, जिसकी वजह से ये कहावत बनी ही थी। अरे, कला, साहित्य, विज्ञान, आज़ादी की लड़ाई, ऐसा कोई फील्ड था ही नहीं जहां बंगाल ने देश को पायोनियर्स न दिए हों। रबींद्रनाथ टैगोर से लेकर सत्यजीत रे तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ले लेकर प्रीतिलता वादेदार और कल्पना दत्ता जैसी वीरांगनाओं तक, देश को पहली महिला डॉक्टर यहीं से मिली, पहली महिला पायलट वो भी यहीं से। मतलब ये एक ऐसी लेगेसी है जिसकी बराबरी करना सच में आसान नहीं है। लेकिन जब हम उस गौरवशाली अतीत से निकलकर आज के इस मुश्किल वर्तमान को देखते हैं तो एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। और इसकी शुरुआत होती है महिला सुरक्षा के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे से। हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोचिए, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद आराम कर रही थी और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और तो और, अस्पताल ने पहले इसे सुसाइड बताने की कोशिश की। दूसरी तरफ संदेश खाली में एक स्थानीय नेता और उसके साथियों पर सालों तक महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे और मुख्य आरोपी 55 दिनों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। और इस परेशान करने वाले माहौल में जब राज्य की मुखिया की तरफ से ही ये कहा जाए कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये महिला सुरक्षा और उनकी आज़ादी पर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। महिला सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं उस दूसरे पिलर की जो बंगाल के गौरव का आधार रहा है, एजुकेशन। और सच ये है कि वो भी आज एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। जब हम स्कूल ड्रॉप आउट रेट की बात करते हैं तो शायद हमारे दिमाग में बिहार या यूपी जैसे राज्यों का नाम आता है ना। पर असलियत ये है कि सेकेंडरी लेवल पर लगभग 19% की ड्रॉप आउट दर के साथ पश्चिम बंगाल आज पूरे देश में सबसे ऊपर है। और इस संकट को और गहरा बना देता है एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम। अरे, जब शिक्षक ही गलत तरीके से भर्ती किए जाएंगे तो एजुकेशन का लेवल सुधरेगा कैसे? कोलकाता हाईकोर्ट को 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और स्टाफ की अपॉइंटमेंट रद्द करनी पड़ी। एक ऐसा फैसला जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। और ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था। आरोप ये है कि पैसे लेकर हजारों ऐसे लोगों को नौकरी दे दी गई जो इसके लायक नहीं थे। उनकी ओएमआर शीट्स तक बदल दी गईं। इस मामले में एक सीनियर मंत्री तक गिरफ्तार हुए और उनकी सहयोगी के घर से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और सोना मिला। तो इस पूरे संकट का असर किस पर पड़ रहा है? सीधे सीधे युवाओं पर। आज बंगाल के किसी भी कॉलेज स्टूडेंट से बात करके देखिए, आपको निराशा और हताशा की यही आवाज सुनाई देगी। एक बेहतर भविष्य के लिए युवा अपना ही प्रदेश छोड़ने पर मजबूर है। और जानते हैं, शिक्षा की इस खराब हालत का एक और दुखद नतीजा क्या है? बाल विवाह। इस मामले में भी जो आम धारणा है उसके बिल्कुल उलट राजस्थान या हरियाणा नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल आज देश में पहले नंबर पर है। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो शिक्षा और सामाजिक मुद्दों के अलावा बंगाल की आर्थिक सेहत भी कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल ढांचा था वो लगातार कमजोर होता चला गया है। जरा ये तुलना देखिए, 1960 के दशक में भारत की जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन 10% से भी ज्यादा था और आज ये घटकर सिर्फ 5% के आसपास रह गया है। ये राज्य की आर्थिक गिरावट का सीधा सीधा सबूत है। और ये गिरावट कोई रातों रात नहीं हुई है, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। पहले कम्युनिस्ट शासन में यूनियनबाजी और हड़तालों ने इंडस्ट्री के लिए एक बहुत मुश्किल माहौल बना दिया। फिर 2011 में जो सरकार आई वो सिंगूर में टाटा प्लांट का विरोध करके ही सत्ता में आई थी
और तो और, हाल ही में उन्होंने एक ऐसा कानून ही रद्द कर दिया जिससे 1993 से कंपनियों को दिए जा रहे सारे इंसेंटिव्स ही खत्म हो गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? पिछले करीब 12 से 15 सालों में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 7,000 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर जा चुकी हैं। ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और इसका सीधा असर पड़ता है आम लोगों पर। रोजगार के लिए लाखों मजदूर दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में पलायन कर रहे हैं। राज्य के अंदर बेरोजगारी अपने चरम पर है। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से भी कम हो गई है और सारा विकास जैसे सिर्फ कोलकाता में ही सिमट कर रह गया है। तो इन सारी समस्याओं को देखकर सवाल उठता है कि भाई इसका हल क्या है? स्रोत सामग्री के मुताबिक इसका जवाब बाहर से नहीं बल्कि बंगाल के लोगों के अंदर से ही आएगा, एक गहरे आत्मनिरीक्षण से। अक्सर होता यह है कि जब भी बंगाल की किसी कमी के बारे में बात की जाती है तो कई लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और अपने शानदार अतीत की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन जैसा कि स्रोत में तर्क दिया गया है, अगर कोई ये मानेगा ही नहीं कि राज्य का पतन हुआ है तो फिर आज की जो समस्याएं हैं उनका हल कैसे निकलेगा? अब शायद वक्त आ गया है कि बहस का फोकस पॉलिटिकल पार्टियों से हटकर असली मुद्दों पर लाया जाए। महिला सुरक्षा, इंडस्ट्री, बेरोजगारी और शिक्षा, ये वो मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। क्योंकि देखिए, असल बदलाव तो तभी आएगा ना जब लोग यानी कि वोटर अपनी सरकारों से सही सवाल पूछना शुरू करेंगे। सीधी सी बात है, जब तक जनता की डिमांड नहीं बदलेगी तब तक पॉलिटिकल पार्टियों की सप्लाई कैसे बदलेगी? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बंगाल को अपनी खोई हुई विरासत वापस पाने के लिए सबसे पहले अपने आज की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत दिखानी होगी? और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लोगों को ही देना है।